अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ वीक 14 और आज हम DFT को कंक्लूड कर लेंगे। आज का पूरा लेक्चर जो इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 7 and 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लेक्चर के दो मेन कंटेंट्स हैं विच आर इन्फ्लुएंस ऑफ विंडो लेंथ एंड फास्ट कंप्यूटेशन ऑफ discrete Fourier transform. So let's start with the window length first. Actually, in this case, we will talk about the length of the window that we use in order to reduce the और ट्रंकेट सीक्वेंस। हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंस होते हैं या जो बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम अपने प्रोसेसर्स में प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उनको वन ऑफ द वेज टू प्रोसेस देम इज टू ट्रंकेट देम। और उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रंकेशन के बाद जो है वो हम DFTs एंड एवरीथिंग कर रहे होते हैं। वी टॉक अ बिट अबाउट दिस थिंग कि ट्रंकेशन की वजह से जो है वो उनका स्पेक्ट्रम ही जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो टुडे वी विल सी कि हाउ द डिस्टॉर्शन अकर्स और देन ट्रंकेशन में जितने सैंपल्स हम ले रहे हैं हाउ डज इट इफेक्ट द आउटपुट ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो इस केस में we are assuming कि हमारे पास जो input signal है वो x of n है which is very long or maybe infinite length in the for the practical sense, for example very long EEG का sequence है, या आपके पास जो है वो कोई भी रियल टाइम का डेटा आ रहा है which is very large in number और जिसको प्रोसेसिंग आप नहीं कर पा रहे, तो उस केस में what we do, we multiply the sequence x of n with some window w। अच्छा, एक ये चीज याद रखें कि दिस इज W नॉट ओमेगा। ओमेगा हम यूज कर रहे होते हैं एंगल में और ये W होता है, सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी और एनीथिंग। W यहाँ पे सिर्फ इसलिए रखा गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ विंडो। So we multiply the sequence by some window of length L, और विंडो सिर्फ कैसी है, ये है कि जिसमें 0 से लेकर L-1 तक सारे के सारे 1 है। और इसमें यहाँ ये फिगर मैंने आपकी बुक के ही चैप्टर नंबर 4 से ली है। तो इसमें A जो है फॉर आवर केस वी आर अस्यूमिंग के A इज 1 विच मीन्स कि विंडो जो है वो और कुछ भी नहीं कर रही सिवाय इसके कि ट्रंकेट कर रही है। तो x hat of n जो है इसके सैंपल्स विल बी द सेम सैंपल एज दैट ऑफ x of n, बट दे विल बी फ्रॉम 0 to L-1 ट्रंकेशन हो जाएगी। अगेन आप लोगों ने ये 4th चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि अगर इस तरह से आपके पास रेक्टेंगुलर विंडो है इन डिस्क्रीट टाइम, तो उसका DTFT या उसका स्पेक्ट्रम जो है इट कम्स आउट टू बी दिस। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन टाइम इन ऑर्डर टू गेट द ट्रंकेटेड सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि द स्पेक्ट्रम वुड बी कन्वॉल्व्ड एंड दिस वुड बी द फॉर्मूला जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में आ रहा होगा। अगेन ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपके चैप्टर नंबर 4 से आपकी बुक के लिए हुई है। नाउ लेट्स सी what actually happens when we convolve the signals and what can be the problem अगर हम L को जो है कि the question is कि L को कितना रखें। ठीक है, ये तो हमें पता है कि xn is very long, बहुत ज्यादा large samples हैं। Let's suppose कि xn के samples जो हैं they are 5000। Now the thing is कि L को मैं कितना रखूं, अगर मैं should it be 10, should it be 100, should it be 1000, कितना L जो है it is enough। तो उसके लिए जो है we will go in the last slide। जी, तो ये we will actually look into this from the perspective of the spectrum in frequency domain में कि क्या हो रहा होता है। ये वही वाली इक्वेशंस है, मैंने पिछली वाली स्लाइड से कॉपी की हुई हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग ये कि जब हमने जो आपके पास, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ मैं कि एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें कोसाइन x ऑफ n को मैंने कोसाइन ले लिया है, विच मीन्स कि मेरे पास आपके पास जो इम्पल्स है इसका जो x ऑफ ओमेगा है इट विल बी माइनस ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट, सॉरी टू इम्पल्सेस एट माइनस ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट, और मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ हो जाएगा। अगेन दिस इज एग्जांपल इन 4th चैप्टर जो कि आपने डेफिनेटली की होगी। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम x ऑफ n का लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। W का स्पेक्ट्रम भी मैंने पिछली ही स्लाइड से कॉपी किया है, दिस इज लाइक दिस।
And in order to compute the spectrum of truncated x, which is x hat, I will convolve these two. जब मैं convolve करती हूँ, so this is actually something very simple, जो कि आपको मैं remind करवाती हूँ, आपने किया जरूर होगा, कि जब आप impulse train के साथ किसी भी function को convolve कर रहे हैं, तो the function is उस impulse train के ऊपर आपकी function की copies बन जाती हैं. So because I am convolving this w of omega with two impulses, एक जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है, एक ये इम्पल्स है और एक ये इम्पल्स है, तो मेरे पास क्या हो रहा है कि इसकी कॉपीज बन रही हैं, एक ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर, विच इज रिटन बाय दिस थिंग. ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ बिट अबाउट दिस. मैं ज्यादा नहीं डिटेल में बात करूंगी, बिकॉज अगेन ये एग्जांपल जो है वो 4th चैप्टर में ये फंक्शन है अवेलेबल, जो कि आपने डेफिनेटली डिस्कस किया होगा. सो जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, हमारे पास जो ये W ऑफ ओमेगा है, विच इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ट्रेन, उसकी शेप जो है वो इस तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग जो है वो माइनस टू पाई बाई एल पे टू पाई बाई एल पे आ रही होती है, यानी ये दोनों क्रॉसिंग जो है माइनस टू पाई बाई एल है और टू पाई बाई एल है, और द मैग्नीट्यूड इज एल एट 0. और ये सबसे जो चीज इंटरेस्टिंग नजर आ रही है वो ये कि जो सेंटर वाला लोब है माइनस टू पाई बाई एल से लेकर टू पाई बाई एल तक, इसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है और फिर ये डीके करना शुरू कर देता है. नाउ द थिंग इज कि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम लेती हूँ तो ये आ रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है कि जो भी नेगेटिव डायरेक्शन की चीजें थी, ये जो नेगेटिव डायरेक्शन था, इट इज गोइंग टू पॉजिटिव, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ले रहे हैं. अब जब ये कॉपीज बन जाती हैं और इसका मैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ले रही हूँ, तो दिस विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. और ये वाली फिगर जो है वो मैंने आपकी बुक से ही ली हुई है, चैप्टर नंबर 8 से लेकिन ली हुई है. और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सो इन दिस फिगर, या इसका मतलब है, और ये इसी एग्जाम्पल से रेलेवेंट है, सो इसका मतलब है कि दिस विल बी माइनस ओमेगा नॉट जहाँ एक कॉपी बनी है, दिस इज ओमेगा नॉट जहाँ एक कॉपी बनी है, एंड इन दिस केस आई एम टेकिंग एल टू बी 25. सैंपल्स बहुत ज्यादा नहीं ले रही. अब हो क्या रहा है, आप देखें, जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम था एक्स ऑफ ओमेगा, उसमें तो सिर्फ हमारे पास इम्पल्सेस थे यहाँ पर. अब तो इस इम्पल्सेस नहीं रही हैं, बल्कि स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो गया. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लीकेज. और ये लीकेज किस वजह से हो रहा है? बिकॉज लीकेज, और लीकेज किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रीजन के विंडो से हमने मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज अनअवॉइडेबल. अगर मैं इस लीकेज को, और इसमें सबसे जो सबसे एक अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज फ्रॉम द सेंट्रल लोब ऑफ द विंडो. जो भी आपके पास फंक्शन था उसका जो स्पेक्ट्रम आपके पास आ रहा है, तो बिकॉज वी कैन सी कि दिस इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन. तो अगर मैं इसका स्प्रेड कम करना चाहूँ लीकेज का, तो बिकॉज इसके जो जीरो क्रॉसिंग्स हैं वो क्या है, टू पाई माइनस टू पाई बाई एल और टू पाई बाई एल पर. सो इफ आई इंक्रीज एल, सैंपल्स बढ़ा दूं, तो उसूलन क्या होना चाहिए, इसको विड्थ को श्रिंक हो जाना चाहिए, विच मीन्स कि आपके पास जो है वो जैसा हमारे पास स्पेक्ट्रम था उसके क्लोज आ रहा होगा. और इफ वी टेक ऑल द सैंपल्स, ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इनफाइनाइट लेंथ की विंडो है, तो डेफिनेटली उस केस में हमें फिर ये पल्सेस ही मिल जानी चाहिए. Now, but again, this is not telling, okay, so there is a spread in the spectrum, so what? इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो एक्चुअली पड़ता है, और वो हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है. बट फॉर द फाइंडिंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, इस स्लाइड से जो है यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड के जब हम विंडो से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम में, तो इट results in spectrum leakage in Fourier domain, and no matter मैं इसके जितने भी सैंपल ले लूँ. फॉर एग्जांपल आपकी बुक में उन्होंने कहा हुआ है कि जी हम इसको n जो है DFT अगर हम लेते हैं तो उनको 2048 सैंपल्स का DFT ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम बहुत ज्यादा लेंथ का सीक्वेंस ले लेते हैं बाय एडिंग जीरोस, तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास रेजोल्यूशन आनी चाहिए, ठीक
ठीक है, और what I am trying to say is कि x of n जो है उसकी वैसे तो लेंथ जो है x hat of n जो है इस केस में this will become 25 samples, लेकिन अगर मैं 2048 कर रही हूँ by adding zeros और 2048 samples का मैं DFT ले रही हूँ, बट स्टिल इन दिस केस ये स्पेक्ट्रम जो है वो रिड्यूस तो नहीं होगा ना, बिकॉज जो इसमें स्प्रेड आया हुआ है वो तो इस वजह से आया हुआ है कि हमने इन दोनों को कन्वॉल्व करके जो है वो ये स्पेक्ट्रम आया है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्प्रेड तो कम नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जो नंबर ऑफ DFT है n and the length of the sequence, they affect the signals or the output differently। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ द सीक्वेंस को ट्रंकेट कर रहे हैं आप, तो उस केस में जो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है दैट इज स्प्रेड और लीक्ड स्पेक्ट्रम, और नो मैटर कि उसके आप जितने मर्जी जीरोस ऐड करके सैंपल्स ले रहे हो, इट विल नेवर गिव यू बैक द आइडियल केस। इसके अलावा और क्या नुकसान हो सकता है? लेट्स सपोज कि दिस इज अनदर सिग्नल इन विच वी हैव टू फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि ओमेगा 1 इज लेट्स सपोज कि मेरे पास इस तरह का बन रहा है स्पेक्ट्रम जो है, दिस इज 0, ओमेगा 1 इज, let me suppose कि omega 1 is the smaller frequency and omega 2 is this one। okay, और मैग्नीट्यूड को फिलहाल हम वो नहीं करते। so this is x of omega। जब x hat of omega होगा तो what will happen? इसी को अगर मैं x hat और let me just make another spectrum, x hat होगा तो उसमें क्या हो रहा होगा आपके पास, और let me just make the magnitude spectrum। x hat of omega का मैग्नीट्यूड, अदरवाइज देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ के दूसरी साइड पे चला गया। अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो आपके पास जो है वो ज़ाहिर जीरो को क्रॉस करके नीचे जा रहा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से जो है एवरीथिंग इज ऑन द पॉजिटिव एक्सिस। ओके, दिस इज -1, और जाहिर है एक कॉपी हमारे पास यहाँ भी बन रही है, एंड देन वी हैव अ कॉपी हियर, something like this, omega 1 and omega 2, and माइनस पाई के दरमियान ही है। ठीक है, बिकॉज अगेन दिस विल रिपीट बियॉन्ड -पाई टू पाई, लेकिन मैं सिर्फ सेंटर कॉपी ले रही हूँ। अब आप देखिए कि अगर मेरे पास नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट और दिस पॉइंट जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है ये 2 पाई बाय एल है। अगर मेरे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज लेस देन 2 पाई बाय एल, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ये बहुत करीब है इस तरह से। क्या इस केस में क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम यहाँ बन रहा है उसका सेंट्रल लोब और जो दो यहाँ बन रहा है इसका सेंट्रल लोब ओवरलैप करके मुझे सिर्फ एक पीक दे सकते हैं। और अगर मेरे पास L इज वेरी स्मॉल, लेकिन अगर मैं L को लार्ज कर देती हूँ, देखें इस केस में जो मैंने पहले बनाया था यहाँ तो मैंने रखा ही, इस केस में जो है वो क्या है कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज बेसिकली ग्रेटर देन 2 पाई बाय एल, इसलिए ओवरलैप नहीं हो रहा सेंट्रल लोब जो है। इस केस में जो है आई एम टॉकिंग अबाउट द केस जब ये लेस देन 2 पाई बाय एल हो जाएगा, तो लेस देन 2 पाई बाय एल का मतलब है कि ओवरलैप होगा, एंड जब मेरे पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा तो आई मे हैव जस्ट वन कॉपी इंस्टेड ऑफ टू कॉपीज, यानी मुझे जो है यहाँ पर बस एक बड़ी सी पीक मिल रही होगी, इधर एक बड़ी सी पीक मिल रही होगी। अब नो मैटर मैं इसके भी जितने भी सैंपल्स ले लूँ, बिकॉज दिस इज एक्स हैट ऑफ ओमेगा, मैं इसके जितने मर्जी सैंपल ले लूँ बाय एडिंग जीरोस एंड DFT के सैंपल बहुत बढ़ा लूँ, मगर मुझे दोनों पीक्स तो नहीं मिलेंगी। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज कि जो L है, जो विंडो की लेंथ है, इट should be enough to resolve all the frequency components in the signal। और इस इशू को जो है अगेन फर्दर आपकी बुक की ही अगेन एग्जांपल है जिसमें इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है विद वैल्यूज कि हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जांपल है, इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा नॉट इज 0.2 पाई, ठीक है, विच मीन्स के
सपोज कि ये अगर है तो -0.2 पाई पे स्पेक्ट्रम है और 2 पाई पे है, 0.2 पाई सॉरी। देन अगला जो है वो इससे बहुत क्लोज है, 2 पाई and 0.22 pi. And the third one is at -0.6 and 0.6. And again, oh sorry, माइनस पाई से पाई के दरमियान जो है स्पेक्ट्रम हम बना रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें L इक्वल टू 25 लिया है तो अब मुझे उसूलन तो 3 पीस नजर आनी चाहिए ना, क्योंकि इन सारों के ऊपर जब मैं एक्स हैट बना रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इन सारों के ऊपर स्पेक्ट्रम जो है वो ओवरलैप करेगा। लेकिन मुझे फॉर L इक्वल टू 25 एंड L इक्वल टू 50 के लिए यहाँ पर जो है वो एक ही पीक नजर आ रही है और ये बड़ी पीक नजर आ रही है, विच मीन्स कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द पीक्स एट 0.2 एंड 0.22 आर एडेड, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, जब L इक्वल टू 25 के लिए भी और L इक्वल टू 50 के लिए भी, जबकि इसमें बेहतर में भी रेजोल्यूशन है लेकिन स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द गुड पिक्चर। लेकिन अगर मैंने विंडो की लेंथ जो है वो 100 रखी है तो यू कैन सी के यहाँ पर जो है वो हमें पीक अलग नजर आना शुरू हो गई और जाहिर है कि अगर हम लेंथ को और बढ़ाते चले जाएंगे तो ये पीक्स और रिजॉल्व होते चले जाएंगे। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि the length of the window which we are using in order to truncate a very large signal matters a lot whenever you are uh, dealing with infinite duration or very large sequences, and the length should be large enough in order to resolve all the frequency component in the signal. और इस लेंथ का जो है नंबर ऑफ DFT सैंपल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता। बेशक आप नंबर ऑफ DFT सैंपल 0 ऐड करके जितने मर्जी करते रहें, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें मैं ये केस ले रही हूँ और मैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स भी ले लेती हूँ 0 एडिंग करने के बाद, तो आई विल स्टिल नॉट गेट दीज टू पीक्स बिकॉज वो है ही नहीं स्पेक्ट्रम में। So we try to take the value of L enough to resolve all the frequency component, लेकिन जाहिर है हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते because of the reason कि there is a limitation of the resources of the processor जिसके ऊपर हम काम करते हैं। Okay, now we move to the last topic of DFT, which is about efficient computation of D. अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि वी ट्राई टू सॉल्व द LTI सिस्टम यूजिंग DFT, के पहले DFT लेते हैं फिर इन्वर्स लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो हम टाइम में जाते हैं जस्ट टू कन्वॉल्व, डायरेक्टली कन्वॉल्व नहीं करते। रीज़न ये है कि DFT के हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिदम्स मौजूद हैं इसलिए हम वो करते हैं। सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट वन ऑफ दोज मेनी एल्गोरिदम्स ताकि आपको पता हो कि दे डू एग्जिस्ट and then you will be using them most probably in your projects and future work. इसमें जो है before moving towards the algorithm, what I would like just to mention here is कि आपकी बुक में ये बुक चैप्टर नंबर 8 से मैंने अगले वाला टॉपिक जो पूरे का पूरा वहीं से लिया हुआ है, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। लेकिन जो एक चीज है कि नोटेशन में जो हमारे पास एक्स के लेते हैं या इन IDFT या DFT दोनों जब हम लेते हैं तो हम e raised to power minus j 2 pi by n का फैक्टर है जो कि दोनों में आ रहा होता है। ठीक है, एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है। तो we actually use the notation capital WN to represent this. तो इसका मतलब ये है कि अगर e minus j 2 pi k small n over n है तो I would write it as WN raised to the power n into k. And the reason is only because इसको जो है ना it is easier to write as compared to बार बार exponential और minus और everything करें। तो मैं आगे की जो derivations वगैरह use करूँगी उसमें I will use this also and exponential also. I just don't want you to get confused. और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जाहिर है कि अगर प्लस वाला एक्सपोनेंशियल आप ले रहे हैं जो कि हमारे पास IDFT में यूज हो रहा था तो उसमें पावर क्या हो जाएगी माइनस के एन हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव को हम W बेस एन ले रहे हैं।
जी, so let's see how does the fast computation work and why do we want to do that. तो सबसे पहले तो ये कि मैंने सिंपल डीएफटी का फॉर्मूला लिखा है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी के डीएफटी में कंप्यूटेशन होती कितनी है और हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक चीज अगेन जो आपने शायद और जगहों पे कहीं पढ़ी हो या आप आगे भी जाके पढ़ेंगे कि whenever you are performing whenever you are talking about any algorithm जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह इन्वॉल्व हैं तो उसमें एक हम उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट कह लें या कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का वर्ड शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट विच इज टेलिंग यू दैट हाउ मेनी कंप्यूटेशंस आर इन्वॉल्व। क्योंकि अगर कंप्यूटेशन ज्यादा होती हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती है। जितनी ज्यादा कंप्यूटेशन होगी जाहिर है टाइम उतना ही ज्यादा लग रहा होगा। और एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हम किनको कहते हैं जिसमें कंप्यूटेशंस कम होती हैं। अब कंप्यूटेशंस में मोस्टली कौन कौन से कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व है हमारे पास? वी हैव मल्टीप्लिकेशंस, वी हैव डिवीजन, वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो कॉमन है। उसके अलावा भी जो है वो और इन्हीं से मिलकर बेसिकली आपके पास जो है वो डिफरेंट और कंप्यूटेशंस हो रही होती हैं। मोस्टली जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की यूनिट्स होते हैं, इनको हम मल्टीप्लायर्स कह लेते हैं या डिवीजन के यूनिट्स होते हैं, दे आर मोर कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स जो होता है टाइम के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से, ठीक है, एज कम्पेयर टू addition and subtraction. So most of the time what we do is when we talk about computational cost, we try to figure out how many multipliers or divider would be needed in that particular algorithm for any operation, और उसकी बेस पे जो है we decide कि ये कितना costly algorithm है। और हमारा एम जो है वो हमेशा ये होता है कि हम उसमें इस कॉस्ट को कम कर सकें, कंप्यूटेशनल कॉस्ट को कम कर सकें, सो दैट द प्रोसेसिंग बिकम फास्टर एंड वी नीड लेस रिसोर्सेज। तो जो इस केस में जो है आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कितने कंप्यूटेशन चाहिए अगर मैं डीएफटी को कंप्यूट करना चाहती हूँ। आई विल स्टार्ट विद, मैंने जो डीएफटी का फॉर्मूला है मैंने इसको जस्ट खोला है इन टर्म्स ऑफ, अगेन वही मैंने e raised to power minus j 2 pi k n by n को w k w n raised to the power k n से रिप्रेजेंट किया है और n को फ्रॉम 0 to n minus 1 करके मैंने इसको ओपन कर दिया है। सो इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि कितनी कंप्यूटेशन हुई होंगी मैंने एक एग्जांपल ले लिया। लेट्स सपोज कि n इक्वल टू 4 है। इस केस में अब मैंने जब अब मेरे पास 4 टर्म्स हैं। अब इस टर्म में अगर आप देखें तो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास 1 2 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों मैं इसको कह रही हूँ, बिकॉज एक्सपोनेंशियल है तो इसमें कोसाइन साइन होएगा, ठीक है, कोसाइन प्लस जे साइन, ठीक है, कोसाइन प्लस जे साइन, एंड देन x जो है इट कैन बी कॉम्प्लेक्स आल्सो, x का जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ब्रेक नहीं कर रही। आई एम जस्ट सेइंग कि 4 जो है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ साइन को साइन की फॉर्म में लिखूं, एक्स को भी उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखूं, फिर तो कंप्यूटेशन और बढ़ जाएंगी। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इन द ब्रॉड सेंस, और फिर बुक में आपकी जो है वो डिटेल में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। बट स्टिल व्हाट वी कैन सी इज कि अगर मेरे पास n4 था तो मुझे 4 ही कंप्यूटेशन चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो मुझे चाहिए है एक एक्स के को कंप्यूट करने के लिए। एक्स के का फॉर्मूला था ना, तो k इक्वल टू 0 के लिए भी मुझे 4 मल्टीप्लिकेशन चाहिए होंगी, k इक्वल टू 1 के लिए भी 4 चाहिए होंगी, k इक्वल टू 2 के लिए भी 4 चाहिए होंगी। सो फॉर वन sample of x of k I need n complex multiplications, okay, and how many additions? 1 2 and 3, so n minus 1 complex additions. So this is so it means कि for each k I need these. अब टोटल कितने मुझे सैंपल्स चाहिए? n सैंपल्स कंप्यूट करने हैं x, क्योंकि हमें पता है कि k is from 0 to n minus 1, तो n सैंपल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इन टोटल क्या हो जाएगा, मुझे n
स्क्वायर मल्टीप्लायर्स चाहिए होंगे एंड n टाइम्स n-1 एडर्स चाहिए होंगे। एंड जिस तरह मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ ओवरशैडो कर देता है एडिशन को, सो वी कैन से कि जी हमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, या इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है, ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है कि, और वो हम सिर्फ इसलिए कर पाते हैं बिकॉज फॉर स्मॉल लेंथ अगर n बहुत छोटा है तो उसमें तो ये दोनों कंपेरेबल ही होंगे, जो n टाइम्स n-1 और n स्क्वायर। लेकिन अगर नॉर्मली हम जब बात कर रहे होते हैं, हम थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स की बात कर रहे होते हैं, सो इफ n इज 5000 तो n टाइम्स n-1 एडर्स जो हैं वो जितना कर रहे होंगे, और 5000 इंटू 5000 टाइम्स मल्टीप्लाई जो कर रहे होंगे, उनमें रिसोर्सेज जो यूज होंगे उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो इसलिए वी कैन इग्नोर द number of adders here, and then another thing जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैं ब्रेकअप ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को इग्नोर कर रही हूँ, अदरवाइज ये इंक्रीज हो जाएंगे, यानी हर n की जगह मुझे 4n टाइम्स जो है वो मल्टीप्लायर्स चाहिए होंगे, जो क्योंकि ये है, और फिर उसके बाद इसे ज्यादा x का रियल प्लस j टाइम्स x का इमेजिनरी है। तो जब मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 4 रियल multiplications, and then additions भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। So let's just not talk about it. So at the moment what I conclude from this figure is कि आपके पास डायरेक्ट अगर आप DFT को कंप्यूट करें जैसे इस फॉर्मूले से, तो उसमें n स्क्वायर के ऑर्डर की आपको कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है। So now let us go to the algorithm जो कि हम यूज करेंगे और see कि how the computation is decreased. Okay, so जो algorithm जिसकी हम बात करेंगे, this is actually decimation in time FFT algorithm है, fast Fourier transform basically हम कहते हैं। और decimation in time जिस तरह वर्ड से पता चल रहा है कि हम x of n जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और लेकिन ऐसे नहीं पार्ट में डिवाइड कर देते कि हर पार्ट में जो है वो इक्वल ही कंप्यूटेशन हो रही है, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। वी आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू composing it into number of parts, we exploit the symmetry and periodicity of exponential. This is actually the power जिसकी वजह से हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या DFT को बहुत एफिशिएंटली कंप्यूट कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल मौजूद है, एंड वी विल सी कि एक्सपोनेंशियल्स की वजह से कंप्यूटेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम से कम हो सकती है। और क्योंकि हम x of n को डिकम्पोज कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डेसिमेशन इन टाइम FFT एल्गोरिथम। जो हम एल्गोरिथम आज देखेंगे दैट इज एक्चुअली रेडिक्स टू FFT एल्गोरिथम। अच्छा, अब इन एल्गोरिथम्स में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू हैव कंट्रोल ऑन n। तो अगर मैं n को r raised to the power v कर देती हूँ, where r is any integer and v is any real number, so this will be called radix r एल्गोरिथम। अब इस केस में जो है मैं क्या कर रही हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द केस व्हेन n is 2 raised to the power v, where v can be any रियल नंबर। यानी हम ये कह रहे हैं कि लेंथ जो है ना वो 4 है, 8 है, 16 है, सो एंड सो 2 की पावर में हम n को ले रहे हैं, एंड दिस इज नॉट समथिंग नॉट डूएबल बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको ऑलरेडी पता है कि फर्ज करें कि अगर बहुत कम लेंथ है तो हम जीरोस पे ऐड करके 4 के 2 के मल्टीपल्स में लेंथ को ले सकते हैं, तो दिस इज नॉट एन इशू। लेकिन इसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी, जो कि हम अभी देखते हैं। तो what is so okay, so अब एक चीज जो हमें यहाँ से नजर आ रही है वो ये कि if we have n as a power of 2,
तो इसका मतलब है कि इवन होगा तो वी कैन एक्चुअली डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। अगर 4 है तो 2 इवन होंगे, 2 ऑड होंगे। तो मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ, ऑड को अलग कर सकती हूँ और इवन को अलग कर सकती हूँ। इसी तरह से 4 होगा तो 4 इवन होंगे के और 8 होगा तो 4 इवन होंगे, 4 ऑड होंगे। या इन अदर वर्ड्स मेरे पास अगर n है तो n/2 इवन होंगे और n/2 ऑड होंगे, और उसमें हमेशा हाफ हाफ हो जाएगा बिकॉज n इज एन इवन नंबर। So that is something that we will exploit. So what I am doing is, मेरे पास x of k है, मैंने x of k जो है उसका फॉर्मूला लिखा, and then I am dividing it into its even and odd part. अब आप देखिए even नंबर जो अगर मेरे पास होता है तो I can write even numbers कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 raised to the power some m, where m is going from 0 to n/2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 है तो 2 इंटू एम का क्या मतलब है, 0 और 1 से, यानी 4 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0 वाला जो है वो सैंपल आपके पास इवन है और जो सेकंड वाला है, और फर्स्ट और 3 जो है वो ऑड है। तो इट मीन्स कि अगर m को मैं 0 रखती हूँ तो x ऑफ 0 आ जाएगा मेरे पास, m को अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो x ऑफ 2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली इधर अगर मैं m को 0 रखती हूँ, अच्छा सॉरी, दिस इज फॉर इवन, कि इवन में जो है वी कैन रिप्लेस इट बाय 2 m, where m is going from 0 to m-1, और ऑड के लिए आई कैन राइट इट एज 2m plus 1, again where m is going from 0 to n/2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर x को मैंने 0 रखा तो इट विल बी x of 1, और अगर x को मैंने 2 रख दिया तो इट विल बी, so this is what I am doing here, that I am taking this to be x of 2m, और यहाँ पे 2m plus 1 मैं ले रही हूँ, and then I am changing m from 0 to n-1 and n/2 minus 1, 0 to n-1 तक जा रहा था ना, तो इसलिए जो है वो now n/2 minus 1 तक चला जाएगा, हाफ हाफ हो गए, ठीक है। और and then I am defining an other functions f1 of m to be x of 2m, यानी सारे even जो numbers हैं उनका मैंने एक function define कर दिया, और सारे जो odd values थी उनका एक number define कर दिया। So actually right now I have not done any reduction in the computation, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको break down कर रही हूँ। So now I have half of this is n/2 dft, and this is again n/2 dft. Of this is n/2 dft of f1 of m, and this is n/2 dft of f2 of m. And is now after this what I have done is, okay, I have actually इन दोनों DFTs को मैंने डिफाइन कर दिया है। जो n/2 DFT of f1 m था उसको f1 of k कह दिया है, और दूसरे को मैंने f2 of k कह दिया है। और आप देखें कि सेकंड वाला जो फैक्टर है उसमें एक ये मल्टीप्लायर है, ये मैं बाहर लेके जा सकती हूँ बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन m, एंड व्हाई इज इट कमिंग, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास 2n plus 1 था, तो 2n जो है वो इसमें आ गया है n/2 DFT में, and this factor is multiplied outside. And again in this case, k is still going from 0 to n-1. Now we will see how will we break this thing in order to get the computation complexity reduced. उस पे हम next पे जाते हैं. Okay, so in this case ये वाला जो again ये वाली मैंने वही वाला पिछली वाली जो हमारे पास एंड में आई थी इक्वेशन वो हमने लिखी हुई है, और इसको तो अगर मैं सिंपली करती हूँ तो आई विल हैव टू कंप्यूट so many things, यानी x of 0 अगर मैं इसमें लेती हूँ तो मुझे f1 0 f2 0 चाहिए, x of 1 के लिए f1 1 चाहिए, f2 1 चाहिए, फिर यानी x1 के लिए I need f1 0 के लिए f1 0 plus some multiplier time f2 0 f1 हाँ f2 0, and then x1 के लिए f1 1 plus f2 1 and so मुझे x3 और x4 के लिए भी चाहिए, लेकिन I want to just
reduce the number of computation. तो मैं क्या कर रही हूँ, I will actually break it down into two parts. And how will I do that? मैंने एक और जो है वो एक और आप ये कह लें कि फैक्टर डिफाइन किया है, x of n plus n by 2, x of k plus n by 2, और जिसमें मैंने इसी इक्वेशन में वैल्यूज लगा दी हैं. मैंने अगेन कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये किया है कि आप n by 2 अगर ऐड करते हैं तो व्हाट विल हैपन टू द एंड रिजल्ट. तो इस केस में f x of k plus n by 2 अगर मैं कह रही हूँ, then this is actually equal to f1 of k plus n by 2 plus again w में भी मेरे पास यहाँ पर k plus n by 2 आ जाएगा and f2 में भी आ जाएगा. ठीक है, ये चीज मैंने अगेन आगे जो है वो ये पूरा कंप्यूट, यहाँ से कंप्यूटेशन आपको नजर आ रही होगी. दिस इज सिंपल, बट व्हाट आई एम getting it is that this is equal to f1 of k, this is equal to f2 of k. ओके, और ये जो फैक्टर है this is minus of wn raised to the power k. So what does it mean? At the end x of k plus n by 2 मेरे पास आ जाएगा f1 of k minus wn k multiplied by f2 of k. अब आप देखें, now the things are getting interesting. Why? Because of the reason कि मुझे अब यहाँ पर सिर्फ f1 और f2 चाहिए, f3 f4 जो मुझे डायरेक्टली इसमें चाहिए थे वो नहीं चाहिए, बिकॉज f1 और f2 को यूज करते हुए नाउ आई कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो n इक्वल टू 4 है, तो इसमें जो समेशन है इट विल गो फ्रॉम 0 to 1, इसकी समेशन विल आल्सो गो फ्रॉम 0 to 1, एंड जब मैं इसमें 0 और 1 पुट करूंगी सो आई विल गेट x0 x1, और इसमें जब मैं करूंगी 0 और 1 तो आई विल गेट x2 एंड x सॉरी x1 एंड x हाँ ठीक है x2 एंड x3. सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज कि मेरे पास जो कंप्यूटेशन है वो इससे रिड्यूस हो गई है. कैसे रिड्यूस हो गई है? अब इसमें देखें मेरे पास जो f1k है, ठीक है, f1k नीड्स n by half कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन. वाई? बिकॉज हमने पीछे देखा था कि f1k इज n by 2 point DFT. तो अगर n point DFT में n कंप्यूटेशन चाहिए थी एक के लिए तो n by 2 में हाफ हो जाएंगी. एंड सिमिलरली अब आपके पास जो टोटल कंप्यूटेशन है वो भी n by 2 हो जाएंगी. तो इसका मतलब है कि अगर f1k फॉर ऑल f1k जितने भी कंप्यूट करते हैं टोटल n by 2 स्क्वायर कंप्यूटेशन चाहिए होंगी. f2 के लिए भी अगेन n by 2 स्क्वायर चाहिए होंगी. तो इन दोनों को मिलाती हूँ अगर मैं, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर मिल रहे हैं ना, तो दिस विल बी एक्चुअली 2 times n by 2 स्क्वायर कंप्यूटेशंस हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और इसके अलावा हर f2 के साथ ये एक और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो इसका मतलब है कि n by 2 अगर हमारे पास factors हैं तो we will have n by 2 complex multiplications due to this, and then we will have n by 2 complex addition. So overall what we are getting from here is कि मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशंस थी जो कि हमने कहा था कि जिसकी बेस पे ऑर्डर ऑफ द कंप्यूटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है, दैट मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली coming out to be n by 2 times n by 2 square, n by 2 plus n by 2 square. ठीक है, और या n by 2 plus n square
by 4 and this is actually less than n square जो कि हम बात कर रहे थे, especially if we are talking about the case of very large n. So in this way, but just by breaking down the sequence into two, we have reduced the computation. और another thing, जब हम इसको FFT algorithm को बनाते हैं और आपको पेपर पे इसको प्लॉट करना होता है, तो we plot the butterfly diagram और we start, हमें क्योंकि देखिए यहाँ से नजर आ रहा है कि सिर्फ F1 और F2 से हम स्टार्ट करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं किसी फैक्टर से and then we get xk and x of k plus n by 2, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली मैंने जो है वो एक चीज I actually have done something incorrect here. This is actually addition and this is subtraction. तो ये जो addition है इसमें क्या हो रहा है मेरे पास, एंड W का फैक्टर मैंने यहाँ नहीं लगाया हुआ। सो F1 of k यहाँ से आ रहा है एंड F2 of k यहाँ से आ रहा है। इधर I should have WK of Wn of k जी। तो x of k जो है वो क्या बन रहा है, F1 of k प्लस ये, अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया हुआ ना, दिस इज एक्चुअली प्लस, ये जहाँ पे जाके दोनों के दोनों मिल रहे हैं ये प्लस। सो वी हैव F1 of k प्लस Wn टाइम्स F2 of k जो कि x of k है, and then we have F1 of k times minus into this जो कि x2 of n k plus n है। Let's do an example जिससे ये चीज ज्यादा क्लियर होगी, which is the end. So we will do the this for k equal to n equal to 4 और इसके लिए जो है वो मैंने सिंपल जो है वो पीछे वाले जो फॉर्मूलाज थे उनमें वैल्यूज को पुट कर दिया है और मेरे पास जो है वो m4 है तो इसका मतलब k एक f of x of k आ जाएगा और k plus 2 आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं देखें, अब इस वाले में पहले वाले में मैं k को 0 और 1 रखती हूँ तो I get x of 0 which is equal to f1 of 0 plus w4 0 times f2 of 0, ठीक है। x of 1 भी मुझे इसी इक्वेशन से मिल जाएगा, f1 of 1 plus w4 1 times f2 of 1। दूसरी इक्वेशन जो है इससे मुझे रिमेनिंग बन जाएंगे x2 which is equal to f1 of 0 minus w4 0 f2 of 0 and x3 which is equal to f1 of 1 minus w4 1 f2 of 1। ये मैंने दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें सिंपली जो है एक्सपोनेंशियल ये वाला था, इसमें अगर मैं w4 0 w4 1 लगाऊं तो मेरे पास एक में 1 आ जाए, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू j। सो अगेन मैंने इनकी जगह इनकी वैल्यूज लगा दी हैं एंड देन आई गेट दीज एज द x0 x1 x2 x3, बट द इशू इज कि ये सारे के सारे तो मुझे f के टर्म्स में मिल रहे हैं ना, एंड आई वांट देम इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि dft तो मैंने x का लेना है ना। So what I am doing, how are they connected? X, capital X या DFTs are connected with X, small x through WF, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने शुरू में कैसे डिफाइन किया था कि F1 is DFT of F1 of n and F2k is DFT of F2 of k। और इसमें सिंपली जो है वो मैंने फॉर्मूला लगाया है DFT का, ओपन किया है एंड देन F1 of n को x2 of n रखा था तो उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी है, और इसी तरह से f2 of n जो है उसको मैंने x of 2n plus 1 रखा था, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दी है। एंड एट द एंड मेरे पास ये इक्वेशंस आ रही हैं। सो व्हाट एम आई गेटिंग, आई स्टार्ट विद x, x0 x1 x2 x3। जब मैं x लूंगी तो वहां से मुझे f मिल जाएंगे और f
को पुट करके आई एम गेटिंग DFTs। और इस पूरे प्रोसेस में जो है वो कंप्यूटेशन मेरे पास जो है वो कम हो गई है। बटरफ्लाई डायग्राम जो DFT की है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो मैंने किसी इंटरनेट से लिए। तो बेसिकली यू कैन सी कि इट हैज 2 levels. We are starting with x0, we are starting with x of n सीक्वेंस और हमें DFTs मिल रहा है। अच्छा, एक चीज तो ध्यान रखिए, मैंने x0 x2 रखा है। why? बिकॉज आई कैन सी के मेरे पास f1 जो है पूरे का पूरा मुझे x0 और x2 से मिल रहा है, जबकि f2 जो है वो x1 x3 से मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग दीज एरोज, जो कि चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती, मैंने इनकी जो है वो ऑर्डर चेंज कर दिया है। सो दिस इज एक्चुअली सिंपल। अब देखें व्हाट इज हैपनिंग, ये वाला पॉइंट क्या मुझे मिल रहा है, x0 यहाँ पे मेरे पास x0 आ रहा है प्लस x2 आ रहा है। सो x0 plus x2 is f1 of 0. So this is giving me f1 of 0. ठीक है, what is this? x0 minus x2. So this is f1 of 1. This is x1 plus x3. x1 यहाँ से आ रहा है, x3 इधर से जा रहा है. So this is f2 of 0 and this is f2 of 1. अब ये चार मेरे पास आ गए हैं, इनसे अब मैं x0, x1, x2, x3 कंप्यूट कर सकती हूँ। x0 is f1 plus f2। तो अब ये देखें x of 0 में क्या हो रहा है, एक एरो यहाँ से जा रहा है f1 and then f1 0 and f2 0। सो f1 0 मैं यहाँ से ले रही हूँ और f2 0 यहाँ से, इन दोनों को ऐड करके x0 आ गया। f1 of 1 minus jf2 of 1 से मेरे पास x1 आ रहा है। ओके, सो x1 कैसे मेरे पास आ रहा है, आई हैव f1 of 1 minus j times f2 of 1। तो ये देखिए यहाँ पे j मल्टीप्लाई हो रहा है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि हम मल्टीप्लायर जो है वो इन एरोस के ऊपर ही या इन लाइंस के ऊपर ही डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लायर्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो है वो माइनस j आ जाएगा। तो व्हेन आई एम एडिंग दीज टू हियर, ये एक लाइन यहाँ से जा रही है, दिस इज f1 of 1 and दूसरी यहाँ से जा रही है which is minus j times f2 of 1। तो वहां से मेरे पास x1 आ गया एंड सो यहाँ से जो है वो हमारे पास सब कुछ आ गया। लेट्स डू एन एग्जांपल जिससे हमें कंप्यूटेशन वाकई मिल जाएगी। What I am saying is कि we want to compute the DFT of this। तो सबसे पहले जो है वो I start with x1। अच्छा, मैं क्या f1 of 0 लेना है मुझे। f1 of 0 किससे आ जाएगा मेरे पास, f1 of 0 is x0 plus x2। x0 plus x2 means 3, ये यहाँ आ जाएगा। f1 of 1 जो है that is here which is equal to 1 minus 2। हाँ जी, ये यहाँ आ जाएगा x0 minus x1। ठीक है, इसके बाद what will happen, what will be the value here? Okay, so we have and then I have x1 plus x3, x1 plus x3, 12 here and minus 4 here। और सिंपली जब हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो x of 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, f1 0 plus f2 0। So this is f1 0, this is f2 0, so this will come out to be 2। अगला हमारे पास क्या है, f1 1 minus j f1 2।
So F1 1 is this 12 minus j times -4 plus 4j आ जाएगा, and then x2 is equal to f10 minus f20. So f10 is 3 and f20 is -1. So this will be equal to 4. और ठीक है, इसको वैसे दोबारा से टैली भी कर लीजिएगा आप लोग. टैली कैसे कर सकते हैं, एक तो है खुद कंप्यूट भी कर लीजिएगा और प्लस ये कि यू कैन जस्ट कंप्यूट द डीएफटी डायरेक्टली और उससे भी आप देख सकते हैं. f1 of 1 is -4. नहीं, 12 minus 4j. Okay, so now this is the final result of DFT. So we will conclude now. अब देखें, अभी जो मैंने किया था that was for 4 points DFT, decimation in time algorithm. अगर 8 point आप कर रहे हैं, मतलब this figure is again from your book, और this is just to show कि आप उसको extend करते जाएं, different number of stages बढ़ाते जाएं, तो आप कि जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट डबल होते चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल अब देखें इसके, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर दिस इज एक्चुअली 4 पॉइंट, तो अगर 8 पॉइंट हम ले रहे हैं तो वी आर एडिंग 2 4 पॉइंट्स और 3 स्टेजेस हो गए इंस्टेड ऑफ 2 स्टेजेस जो कि हमने लास्ट में किया था. और यहाँ से वी आर अगेन रीअरेंजिंग द इनपुट्स. x0 के बाद x4 ले रहे हैं, यानी 4 4 के जो आपके पास डिफरेंसेस हैं उससे कुछ डिफाइन कर रहे हैं. डेफिनेटली इट विल डिपेंड अपॉन कि आप की कंप्यूटेशन क्या होती है. मगर अगर हम इस तरह से जो है वो करते हैं, यू वी कैन सी कि जैसे जैसे हम डिविजन्स करते जाते हैं वैसे वैसे कंप्यूटेशन जो होती हैं वो कम होती जाती हैं. एंड दिस इज नॉट द ओनली एल्गोरिथम जो कि efficient implementation of DFT use होता है. There are many decimation and frequency algorithm भी है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन we will not do any of them. So here we conclude the DFT part, and what we saw, हमने ये सारी चीजें करके देख ली हैं कि DFT are actually the samples of DFT, and we have seen कि under certain conditions we can get back the original signal from the DFT samples. And we know that the samples जो कि हमें लेने चाहिए they should be greater than or equal to the length of the sequence. हम इसको implement भी कर सकते हैं by using the same circular convolution को use करते हैं हम linear convolution के लिए, और circular convolution करने के लिए हम DFT के samples को multiply करके उनका inverse लेते हैं. And then at the end we talked about के computational complexity जो DFT के through, क्योंकि computation की बहुत कम हम कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं. That is one of the reasons जिसकी वजह से हम DFT को use करते हैं in these computations. कि एक तो ये कि samples हमें चाहिए होते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि मगर samples तो जिस तरह अगर हम convolution ही करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो इस तरह का LTI सिस्टम मौजूद है और हम convolution करना चाहते हैं, तो जो एक बेसिक क्वेश्चन है वो तो ये आता है ना कि डायरेक्टली टाइम में कन्वॉल्व कर लें. लेकिन व्हाट वी हैव सीन कि अगर हम DFT के थ्रू उसको करके और इन्वर्स में जाके फिर कन्वॉल्व करते हैं तो द कंप्यूटेशन इज वेरी एफिशिएंट एज कंपेयर टू कि हम डायरेक्टली कन्वॉल्व करते हैं. डायरेक्टली कन्वोल्यूशन इज एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम, इसलिए हम उसको ऑल्टरनेट वेज को यूज करते रहते हैं. सो दिस इज व्हाई वी डिड द DFT. अगले वीक से डेफिनेटली आपका अगला जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा. थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.